Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. Class 10th Political Science 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और वो एग्जाम होने वाला आपका प्री बोर्ड और बोर्ड का दोनों एग्जाम होने वाले हैं। और ये जो सारे के सारे MCQs उठाए हैं ये मैक्सिमम चैप्टर 1 का MCQ है, और सेशन आपका 2023-24 यानी इस बार के जो बच्चे 10th में है तो ये सारे के सारे MCQs उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को वॉच करना एंड तक ताकि सारे के सारे MCQs को आप अंडरस्टैंडिंग कर सको। तो चलते हैं आज के पहले MCQ तरफ। सो हेयर इज द फर्स्ट MCQ। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि बेल्जियम हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स डैश यानी ब्लैंक दे रखा है एंड लग्जेमबर्ग। कहा यह जा रहा है कि बेल्जियम एक कंट्री है जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से चैप्टर 1 में बेल्जियम, यहाँ पे चैप्टर का नेम ही है पावर शेयरिंग। में थोड़ा बता दो आप लोगों को, चैप्टर का नेम है पावर शेयरिंग, जो कि इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज का एग्जाम्पल दे करके समझाया गया है। एक तो आपका ये बेल्जियम है और दूसरा आपका श्रीलंका है। आपको मालूम होगा ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज को लेकर के समझाया गया कि कहानी क्या थी, और इनके एग्जाम्पल्स के सहारे हमने पढ़ा है टोटली पावर शेयरिंग के बारे में कि पावर शेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे बेल्जियम के बॉर्डर्स के बारे में कि बेल्जियम का बॉर्डर किस किस से लगता है। एक तो फ्रांस से लग रहा है, बता रहा है, नीदरलैंड से लगता है, ये भी बता रहा है, लग्जेमबर्ग से लगता है, ये भी बता रहा है। अब तीसरा यहाँ पे 3 दे रखा है, चौथा यहाँ पे डिमांड करी जा रही है। ऑप्शन है स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इटली एंड जर्मनी। तो आपने यहाँ पे बतानी है किसके साथ लगती है, तो याद रखेंगे वो जर्मनी के साथ लगती है। ये 4 कंट्री है जिसका बॉर्डर बेल्जियम से सटता है। एक है कौन? फ्रांस, जिसकी कैपिटल याद रखना है आपने, पेरिस होता है, जिसका कैपिटल पेरिस होता है। दूसरा है नीदरलैंड, नीदरलैंड का कैपिटल हो जाएगा आपका, नीदरलैंड का याद रखना है जो होता है आपका एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी देख लेना आप लोग। और तीसरा आता है आपका जर्मनी, जिसका कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी बर्लिन। और चौथा है आपका लग्जेमबर्ग। तो याद रखेंगे लग्जेमबर्ग का कैपिटल लग्जेमबर्ग सिटी ही है, खुद वो अपना ही वो कंट्री का कैपिटल है। तो याद रखेंगे ये 4 कंट्रीज है जो बेल्जियम का आपका बॉर्डर सटता है, बॉर्डर शेयर करती है। अगला सवाल है आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन की बात करी जा रही है, डैश ऑफ द पीपल लीव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, यानी कि बेल्जियम का वो पॉपुलेशन बताओ जो वेलोनिया रीजन में क्या करते हैं, रहते हैं, और वहां पे वो फ्रेंच भाषा का यूज करते हैं। तो बताओ परसेंटेज कितना है, 40% है, 50% है, 20% है या 10% है। तो आपको याद होना चाहिए मेरे ख्याल से वो 40% है। सो प्लीज कीप इन माइंड 40% बेल्जियम की एक ऐसे पॉपुलेशन है जो वेलोनिया रीजन में रहती है। याद रखना है वेलोनिया रीजन, 2 रीजन की बात करी गई है उस चैप्टर में, एक वेलोनिया है, दूसरा फ्लेमिश है। एक वेलोनिया है, दूसरा आपका फ्लेमिश है, फ्लेमिश। तो याद रखेंगे दोनों जगह, दोनों रीजन में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। वेलोनिया में आपका फ्रेंच भाषा बोली जाती है, याद रखेंगे, और फ्लेमिश रीजन में आपका डच भाषा बोली जाती है। 2 ही भाषा का लड़ाई चलती है वहां पे, बट बहुत ही सावधानी पूर्वक वहां के गवर्नमेंट इस सारी चीजों को संभालते हैं। आपने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो याद रखेंगे वेलोनिया रीजन में फ्रेंच भाषा बोली जाती है और उसकी परसेंटेज है 40%। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द मेजर सोशल ग्रुप्स इन श्रीलंका। अब हम श्रीलंका का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आदिल सिन्हला स्पीकर्स, सॉरी आप लोगों को आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, दीपावली कल ही रात को ख़त्म हुई है, बट बच्चे के पास कुछ पटाखे अभी भी बचे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि इसको मैं अगले दिवाली करके लिए सेव करूं, तो वो अभी फोड़ रहे हैं। तो कोई नहीं, थोड़ा आप लोग इसको इग्नोर करना प्लीज़। और उसके साथ साथ मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गला बैठा है, तो इसको भी थोड़ा मैनेज करना प्लीज़ इस वीडियो के अंदर। सो सवाल ये है कि द मेजर सोशल ग्रुप्स इन श्रीलंका, श्रीलंका में सिन्हला स्पीकर्स है विच कॉन्स्टिट्यूट ब्लैंक ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि श्रीलंका की वो कितनी पॉपुलेशन है जो सिन्हला भाषा का यूज करते हैं। तो याद रखेंगे कितना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 35%, 50%, 74% या 30%। तो याद रखोगे ऑप्शन सी होना है 74%, यानी कि 74% पॉपुलेशन वहां पर की आबादी इतनी है, 74% जो क्या करते हैं, सिन्हला भाषा यानी कि सिन्हला लैंग्वेज का यूज करते हैं। कहां पे? श्रीलंका में। ये चीजें याद रखनी है। अगला सवाल है डैश इन द बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हर एक कंट्री में अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, हर एक कंट्री में, ठीक है। अब इस सोशल ग्रुप्स को कैसे मैनेज करना है ये डिसाइड करती है वहां के गवर्नमेंट। तो यहां पे देखना है कि बेल्जियम कंट्री का एक ऐसा गुड एग्जाम्पल, एक बहुत ही बेटर एग्जाम्पल है जो पावर शेयरिंग के बारे में दे रखा है, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए बनाए गए थे। वो कौन सी गवर्नमेंट थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट? तो याद रखना है ऑप्शन ए होगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो याद रखेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में ये बात आपने याद रखनी है प्लीज। अगला सवाल है, डैश इज अ बिलीफ that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and the needs of the minority। ये भी बहुत अच्छा बात कही जा रही है कि एक ऐसा बिलीफ है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, एक ऐसा बिलीफ है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को क्या कहता है कि पूरी की पूरी कंट्री को इसे ही रूल करनी चाहिए। ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो भी हो, किसी भी कंट्री का जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसी को पूरी कंट्री में क्या करना चाहिए, रूल करना चाहिए। उसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज हैं उसके जो भी नीड्स है और उसके जो भी विशेष है उसको डिसरिगार्ड करके, ये बात किस में कही जाती है, ये किसका बिलीफ हो सकता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म, माइनॉरिटेरियनिज्म या सेक्युलरिज्म या नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं ऐसे बिलीफ को, ऐसी मान्यता को। ठीक है, तो मेजॉरिटेरियनिज्म वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ये बोला जा रहा है मेजर के बारे में, यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, ये काम वही करेंगे और वही कंट्री को क्या करेंगे, रूल करेंगे। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। अब अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो माइनॉरिटेरियनिज्म बोला जा रहा है, यानी कि माइनर की बात है, जो कम संख्या है, यहां पे दो बात कही नहीं जा रही, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा बोला जा रहा है सेक्युलरिज्म के बारे में। तो सेक्युलरिज्म का एक टोटली डिफरेंट मीनिंग होता है जो रिलीजन से रिलेट करती है। ठीक है, तो यहां ऑप्शन ए हो जाएगा जो आपका सही आंसर होगा। और ये मेजॉरिटेरियनिज्म का सिस्टम देखने को कहां मिला था, श्रीलंका में, और वहां इसी को क्या करी गई थी, फॉलो करी गई थी, जिसको काफी टाइम बाद बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ इसको लेकर के, आपने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। चलते हैं अगले सवाल में। नंबर 6 में कह रहा है डैश यानी ब्लैंक है, मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। अब देखेंगे कल्चर के अकॉर्डिंग क्या करना है, कल्चर के बेस पे सोशल डिवीजन जो बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लैंक मीन सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, कल्चर को शेयर करके बनाते हैं। ऑप्शन है एथनिक बोलते हैं या डेमोक्रेसी बोलते हैं या सेक्युलरिज्म बोलते हैं या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन ए यहां पे सही आंसर होगा। एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, प्लीज याद रखेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग होता है जो आप जानते हो। डेमोक्रेसी एक ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को कौन चुनते हैं, लोग खुद चुनते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट की फॉर्म होती है। दूसरा आता है सेक्युलरिज्म, जो कि एक रिलीजन यानी धर्म से संबंधित है, ये धर्म से रिलेट करता है। सेक्युलरिज्म ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें कंट्री में क्या करता है, धर्म को यानी सेक्युलरिज्म में रिलीजन को, सारे रिलीजन को क्या करते हैं, सेम वैल्यू देते हैं, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में इसके डेफिनेशन ये अलग अलग वहां के गवर्नमेंट क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं। अगला सवाल है नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पावर शेयरिंग। यहाँ पे पावर शेयरिंग जो चैप्टर नेम है उससे रिलेटेड बातें बतानी है कि 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं पहला, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है कि पावर को शेयर करी जाती है अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में। सही बात है, ये होती है, तो ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट की अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और उसके अलग अलग लेवल्स भी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और खासतौर से इंडिया में लोकल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे भी पावर को शेयर करी जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दूसरा भी ऑप्शन सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी, जैसे पूरी की पूरी कंट्री को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे लैंग्वेज के बेस पे अभी हमने कुछ देर पढ़ा, अभी फिलहाल बेल्जियम के बारे में, फ्रेंच स्पीकिंग थे, डच स्पीकिंग, तो उन लोगों के बीच में ही पावर को क्या करी जाती है, शेयर करी जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल देखते हैं, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, हम बात कर रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की, यूरोप कॉन्टिनेंट का याद रखेंगे, उस कॉन्टिनेंट के बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। उन्होंने एक साथ आकर के एक ईयू नाम का एक यूनियन तैयार किया जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। तो डैश वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। तो सवाल यह है कि इस ईयू का यानी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर किसे चूज किया गया। ऑप्शन देखते हैं, आपका ब्रुसेल्स है, पेरिस है, लंदन है या ज्यूरिक है। तो याद रखेंगे ईयू का हेडक्वार्टर जो चूज किया गया वो ब्रुसेल्स को किया गया। किसको, ब्रुसेल्स को। ब्रुसेल्स एक्चुअली में बेल्जियम का क्या है, कैपिटल है। ब्रुसेल्स बेल्जियम का क्या है, कैपिटल है, जहां पे ईयू का क्या किया गया, आपको हेडक्वार्टर चूज किया गया। दूसरा ऑप्शन है पेरिस, पेरिस एक्चुअली में फ्रांस का कैपिटल है, फ्रांस का कैपिटल है, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। तीसरा है आपका लंदन, लंदन जो कि आपका ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन की आपकी क्या है,
वो कैपिटल है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, इंग्लैंड का कैपिटल हो जाएगा क्या आपका, लंदन। चौथा है आपका ज्यूरिक, ज्यूरिक एक्चुअली में स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा सिटी है, स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा क्या है आपका सिटी है ज्यूरिक, याद रखना ये ऑप्शन। अगला सवाल है डैश इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी डच फ्रेंच जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लीव। यहाँ पे हम सबकी बात करें, सब मिलजुल करके रहेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं कर रहा है, कोई मैटर नहीं कर रहा है कि वो कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, डच स्पीकर हो या फिर फ्रेंच स्पीकर हो, जर्मन स्पीकर हो, दैट डजंट मैटर, वो कहाँ रहते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जो इन सब चीजों पे क्या नहीं करता, वो फैक्टर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता इस बात पे। तो इस तरह के गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहते हैं या स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं या कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखना हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा, इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो हर एक कम्युनिटी के लिए क्या करते हैं, रूल रेगुलेशंस तैयार करते हैं और उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। कौन, कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो फर्क नहीं पड़ता वो कौन कहां से बिलोंग करता है, ये सब चीजों से मैटर नहीं करता है, तो उसको बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 10 में, द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, क्या अमेंड करी थी भाई, प्रिस्क्राइब्ड दैट द नंबर ऑफ डैश एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या करी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो आपके एक कम्युनिटी के बारे में बताना है, स्पीकिंग के बारे में, जो स्पीकर्स थे और उसके साथ साथ फ्रेंच स्पीकर्स, इन दोनों के मिनिस्टर्स का नंबर जो होना चाहिए, संख्या जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कौन से गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो फ्रेंच के साथ साथ वो दूसरा कम्युनिटी कौन सा था, दूसरा स्पीकर कौन था, इटालियन थे, जर्मन थे, इंग्लिश थे या डच थे, तो याद रखेंगे वो डच स्पीकर थे। कौन थे, डच स्पीकर। तो यहां पे ब्लैंक में आपका डच आ जाएगा, याद रखेंगे आपको डच और फ्रेंच को दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल संख्या होनी चाहिए उसके मिनिस्टर्स का। कहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यह बात याद रखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगला सवाल है, इन डैश एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दिस डिसरिगार्डिंग तमिल। याद रखेंगे ये हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, अब श्रीलंका कंट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस सवाल में पूछा जा रहा है कि वहां पे कब एक एक्ट यानी एक कानून पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग क्या होना था कि सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, वहां पे बनाया गया सिन्हाला को। सिन्हाला एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया डिसरिगार्डिंग तमिल, यानी तमिल को डिसरिगार्ड करके। तो ये बात हुई कब, यानी ये कानून बनी कब, 1958 को, 1956 को, 1968 को या नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे ये हुई थी आपके 1956 में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 1956 में एक ऐसा कानून बनाया गया, कहां पे, श्रीलंका में, जहां पे सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की वैल्यू दी गई। ये बात आप याद रखेंगे 1956। अगला सवाल है नंबर 12 में, श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, श्रीलंका की बात करी जा रही है कि एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे कब उभरा, ये बात ध्यान देनी है। ऑप्शन है 1948 को, 1947 को, 1949 को या 1958 को। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए यहां पे आपका सही आंसर होगा। श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभरा आपका 1948 में। कब भाई, 1948 में। लेकिन यहां कुछ और भी देख लेते हैं, जब 1947 की बात करते हैं तो याद रखना इसमें हमारी इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया ने, भारत को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। कब, 1947, 15 अगस्त 1947, ये भी याद रखना है। उसके साथ साथ जब अगर हम 1949 की बात करते हैं तो 1949 में एक्चुअली 1949 में आपके चाइना को क्या मिली थी, आपको स्वतंत्रता मिली थी। किसको, चाइना को, 1949 में, प्लीज याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं 13 में कह रहा है आपका, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर। बताना है कि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो थे आपके, कहाँ के, श्रीलंका के स्पेशली, वो क्या थे, क्रिश्चियन थे, हिंदूज थे या बुद्धिस्ट थे या मुस्लिम थे। तो बताना है आपको ऑप्शन सी, वो बुद्धिस्ट थे। ज्यादातर हम बात कर रहे हैं किसका, ज्यादातर लोग जो थे वहां पर, ज्यादातर सिन्हाला स्पीकर थे वो आपके बुद्धिस्ट थे तो क्रिश्चियन भी, हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी, लेकिन ज्यादातर क्या थे, बुद्धिस्ट। ये बात आपने याद रखनी है।
अगला सवाल है नंबर 14 में, इन द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन, ये बात जानते हो। आइलैंड किसको बोलते हैं? एक ऐसा लैंड का टुकड़ा, एक ऐसा नेशन जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसे हम बोलते हैं आइलैंड। तो इस वजह से श्रीलंका, आप अगर मैप पे देखोगे तो श्रीलंका के चारों तरफ पानी ही पानी है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइलैंड नेशन है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे द श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंकन स्पेशली श्रीलंका के जो तमिल लोग थे, तमिल भाषी लोग थे, उनका पॉपुलेशन कहां पे ज्यादा था? डैश एंड डैश ऑफ द कंट्री। यहां पे डायरेक्शन दे रखा है आपका साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट की बात करेंगे। साउथ वेस्ट फिर इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए साउथ और वेस्ट में, साउथ और ईस्ट में, नॉर्थ और सेंट्रल में, या नॉर्थ और ईस्ट में। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा। जब हम श्रीलंकन तमिल की बात करेंगे तो ये नॉर्थ और ईस्ट में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है। अब जब वहीं पे अगर हम इंडियन तमिल की बात करेंगे तो वो आपको साउथ में देखने को मिल जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 15, इन बेल्जियम देयर वर टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड डैश स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। यानी 1950s और 60s में बेल्जियम में, हम फिर बात कर रहे हैं बेल्जियम की, वहां पे टेंशन हो रही थी, या फिर टेंशन हुई थी किसकी किसके बीच हुआ था? एक तो डच स्पीकिंग पीपल थे, यानी डच स्पीकर्स थे। दूसरा कौन सा कम्युनिटी था? जर्मन था, फ्रेंच था, इंग्लिश था, या रशियन था? उस वक्त से हम बात करे जा रहे हैं डच और फ्रेंच, डच और फ्रेंच। जब यहाँ पे डच की बात करी गई है तो दूसरा आपका फ्रेंच ही होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा आपका फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s। अगला सवाल है नंबर 16 में, देखोगे इन बेल्जियम आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कहां की बात कर रहे हैं? फिर दोबारा से हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं। 59% लीव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डैश लैंग्वेजेस। तो याद रखेंगे जब हम फ्लेमिश की बात करते हैं तो फ्लेमिश में कौन सी भाषा बोली जाती थी? डच बोली जाती थी, फ्रेंच बोली जाती थी, इंग्लिश बोली जाती थी, या जर्मन? तो देखो सी और डी तो हम पहले ही कट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज की बात हम कर ही नहीं रहे, कर रहे हैं डच और फ्रेंच की बात। तो याद रखेंगे डच की जब हम बात करते, सॉरी फ्लेमिश की जब हम बात करते हैं तो फ्लेमिश में आपका फ्रेंच बोली जाती थी, फ्लेमिश में आपका फ्रेंच बोली जाती थी। ये बात आपने याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 17, डैश इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। यहां पे बात करी जा रही है एक ऐसा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक ऐसी लड़ाई जो लड़ी जाती है अपने ही ग्रुप के बीच में, अपने ही ग्रुप के बीच में, और अपने खुद के कंट्री के अंदर में, खुद के कंट्री के अंदर, दूसरे से नहीं लड़ी जाती है। अपने देश के अंदर एक ऐसी लड़ाई होती है जो काफी इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, एकदम टोटली वो वॉर की तरह ही दिखता है। तो ऐसे वॉर को हम क्या बोलते हैं? सिविल वॉर बोलते हैं, प्रॉक्सी वॉर बोलेंगे, कॉलोनियल वॉर बोलेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो लड़ाई अपने देश के अंदर ही एक प्योर लड़ाई की तरह लड़ी जाती है, वॉर की तरह लड़ी जाती है, उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। उसको क्या बोलेंगे? सिविल वॉर। हिंदी में उसे गृह युद्ध कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गृह युद्ध, क्योंकि गृह का मतलब घर भी होता है, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो, तो उसे हम गृह युद्ध बोलेंगे। अगला सवाल है नंबर 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। 4 ऑप्शन, 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से डिसाइड करना है कौन सही है कौन गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है द लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। बोला जा रहा है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक बढ़िया सा सरकार जो होती है, एक वैध सरकार जो होती है, क्या वो हर एक सिटीजन्स का किसके थ्रू? पार्टिसिपेशन के थ्रू क्या करती है? सिस्टम में अपना एक्वायर करती है, अपना हाथ बटाता है, या फिर अपना पार्टिसिपेशन करती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। देखो पावर शेयरिंग के बारे में बताया जा रहा है कि पावर शेयरिंग का जो प्रूडेंशियल रीजन होता है वो ये होता है कि वो बहुत ही अच्छा सा आउटकम, बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट हमें देता है। उसके साथ साथ एक मोरल रीजन भी होता है किसका? पावर शेयरिंग का, जो क्या करता है? एक वैल्यूबल होती है। क्या होती है? वैल्यूबल होती है, जो हर एक काम को करने में क्या करता है? एम्फसाइज करता है, जोर लगाता है। कौन? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करके रहोगे तो डेफिनेटली, इसमें हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल पावर के बारे में, जैसे आपने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बारे में, तो इसको बताया गया कि ये इक्वल क्या होता है? वैल्यू रखता है अपने आप में। तो यहां पे आकर के अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको एक बॉडी काम नहीं करे तो दूसरी बॉडी उसको फोर्स नहीं कर सकता है, बट यहां पे इजीली उसका एक वैल्यूबल आउटकम देखने को मिल जाता है। इसको बोलेंगे हम लोग मोरल रीजन। ये बात याद रखनी है। तीसरा कहा जा रहा है एक डेमोक्रेटिक रूल। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव लीव विद इट्स इफेक्ट।
विद इट्स इफेक्ट। बोला जा रहा है कि डेमोक्रेटिक रूल जो होता है वो एक्चुअली पावर शेयरिंग में क्या करी जा रही है कि जो इन्वॉल्व होता है, कौन इन्वॉल्व होता है, दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो उससे इफेक्टेड बंदा होता है, हु हैव लिव विद इट्स इफेक्ट, जो उसके साथ हमेशा क्या करना होता है, साथ में रहना होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पावर शेयरिंग क्या करती है, एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नियम में सत्ता साझा करना बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। एंड फाइनली ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी होना है, जो कि हर एक पॉइंट को सही बताया जा रहा है। अगला सवाल है 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग इज फॉल्स, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से पावर शेयरिंग से रिलेटेड बात बतानी है जो गलत है। पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, डेफिनेटली कहा जा रहा है कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई को रिड्यूस करता है, कम करता है। क्या सही है? या फिर कम करने में मदद करता है। क्या सही है? डेफिनेटली सही है। तो ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर। कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए, स्थापना करने के लिए पावर शेयरिंग एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, एक बहुत ही अच्छा यानी गुड वे है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है ये भी। तीसरा कहा जा रहा है, पावर शेयरिंग इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहां पे देखेंगे नॉट द स्पिरिट बोला जा रहा है। क्या पावर शेयरिंग स्पिरिट नहीं है किसकी? डेमोक्रेसी की। बिल्कुल स्पिरिट है, बिल्कुल स्पिरिट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन सी आपका सही होना चाहिए, क्योंकि नॉट द स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है यहाँ पर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द पावर शेयरिंग इज फॉल्स, बोला जा रहा है फॉल्स। कौन सा? गलत है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पिरिट नहीं है, ये आत्मा नहीं है। डेफिनेटली पावर शेयरिंग जो है वो आपके डेमोक्रेसी की आत्मा कहा जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जो कि ये इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 20। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इज अनदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। देखो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स की बात करी जा रही है, उसमें एक दूसरा नाम बोला जा रहा है, बोला जाता है आपको चेक्स एंड बैलेंसेस। ये किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस चीज को चेक करनी है। पहला ऑप्शन कह रहा है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, नहीं बिल्कुल इसको नहीं कहते। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, नहीं इसको भी नहीं कहते हैं। तो आपने याद रखनी है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, जैसे हमने भी कुछ देर पहले बात करी आपसे, हॉरिजॉन्टल पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या बोलेंगे? ये आपका चेक्स एंड बैलेंस इसका दूसरा नाम होता है। आपने देखना है, हमने पढ़ा होगा पहले लेजिस्लेटिव के बारे में, एंड देन एग्जीक्यूटिव के बारे में, एंड देन हमने पढ़ा था जुडिशियरी के बारे में। ये एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इस तरह से लाइन में वो रहेगा, वो लाइक ऊपर से नीचे नहीं आएगा, वो एक ही लाइन में बैठेगा, जो कि आपका क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये 3 बॉडी है, डिफरेंट ऑर्गेन्स है किसके? गवर्नमेंट्स के। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। सो थैंक यू सो मच। ये हमारा पूरा का पूरा सेशन रहा आपका पॉलिटिकल साइंस को लेकर के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को एंड तक वॉच करो, जाके आपके एग्जाम अच्छा जा सके। और उसके साथ साथ ये इसी चैनल पे आपके मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सारे के सारे वीडियोस आ रहे हैं, और कुछ वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाएं प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे वीडियोस को वॉच करें, एंड एक बढ़िया सा कमेंट करें। अगर कुछ डिमांड हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मैं उस डिमांड को पूरी करने की कोशिश करूंगा। डिमांड लाइक कि आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड जो एजुकेशनल हो, जो आपके क्लास से रिलेट करता हो, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।